आज हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। लगाएंगे हेडिंग मल्टीपल या इमेज, हाँ मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने दो मिरर लगा रखा है, दो मिरर ले रखा है, ठीक है। ये मान लो हॉरिजॉन्टल टेबल पे या मान लो स्क्रीन है या जो भी, वैसे वर्चुअल इमेज बनता है तो स्क्रीन पे ओपन होगा नहीं, समझने के लिए। और हमने क्या करवाया, एक लाइट इंसिडेंट करवा दी इसके कहीं पे बीच में, मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट करवा दी, तो ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हुआ। बताओ इसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर? समझो बात को, इसे भूल जाइए। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है ना। ये पहला इमेज बना, कैसे बना पता है ना भाई? ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुई, एक और मान लो इंसिडेंट लाइट ले रहे रहते हैं तो एक और कहीं से ले लिए, और ये लाइट मान लो यहां से सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। इस तरह से इसका इमेज बना। अब अगर आप इस मिरर को भूल जाओ तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, फिर ये इमेज बनाएगा यहां पे, ये मान लो सेकेंड इमेज। ड्राइंग वैसा ही चलेगा नहीं, और जब तक ये हो रहा होगा, समझिएगा, तब तक ये लाइट रे, समझना थोड़ा रेंडम जिगजैग होगा, तब तक ये लाइट रे इस मिरर पे फॉल नहीं कर रही होगी, है ना। ये लाइट रे इस मिरर पे फॉल नहीं कर रही होगी। अब ये वाला मिरर ये समझ रहा है कि भाई हम पे लाइट कहीं से आ रही है, तो हम पे जहां से लाइट आ रही है हम तो वहां पे ऑब्जेक्ट को सेंस करेंगे। तो ये वाला इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा नहीं होगा, भूल जाओ इसे। जब ये इमेज बनेगा तो ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा नहीं होगा। अगर मान लो ये डिस्टेंस तुम्हारा x1 है, ये भी x1, ये मान लो y1 है, ये भी मान लो y1। अब ये मिरर इस इमेज का फिर से इमेज बनाएगा, हाँ या ना। कितने डिस्टेंस पे? मान लो ये यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, x1 x2 y1, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 x2 प्लस y1। और इस इमेज का ये वाला मिरर भी इमेज बनाएगा, तो ये किस डिस्टेंस पे बनाएगा, y1 y, ये यहां से, सॉरी इस मिरर से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका y2 प्लस y1 प्लस x1। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगी ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ढेर सारे इमेज बनेंगे। इसे काउंट करना वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इन्फिनाइट होगा, दिख नहीं रहा है, इन्फिनाइट चलेगा। दो पैरेलल मिरर है, ऐसे भी इन्फिनाइट होगा। तो इस तरह से ड्राइंग मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। अब है क्या, हमें अलग अलग सिचुएशन दे रखे होंगे और उसमें हमें नंबर ऑफ इमेज काउंट करने के लिए पूछा जाएगा, और रे डायग्राम से हम लोग इसे बना के नहीं काउंट करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसके फॉर्मूले पे बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे इसे कैलकुलेट करना है हमें। और उसमें फिर मेंस के लिए आपको पूछा जाता है मेनली नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इमेज, वो नीट में नहीं पूछा जाता है, मेंस के लिए पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इमेज, उसके लिए अलग से हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। जनरल कंसेप्ट वही है,
वहीं से जो फॉर्मूला आता है वो करते हैं हम लोग। इन पहले हम लोग करेंगे फॉर्मूला। अब अगर आपने प्लेन मिरर पढ़ा है आपने क्लास 10th में? हाँ। बोर्ड कौन सा था आपका? सीबीएसई। कोई भी बोर्ड हो पढ़ा ही होगा। प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है अभी देखा भी आपने। I = R से रिफ्लेक्ट करवाना है, तो हम चाहेंगे आप दो प्लेन मिरर हम आपको दे रहे हैं, आप इसमें बस लॉजिक लगा के नंबर ऑफ इमेज बताइए कितना होगा। सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। ये एक प्लेन मिरर है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक दूसरा प्लेन मिरर है, ठीक है। और यहां पे ऑब्जेक्ट है। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4 इन्फिनाइट, 2, 3, 4 इन्फिनाइट, 2, 3, 4 इन्फिनाइट। अच्छा 5 था क्या? इन्फिनाइट। कंसेप्ट हम बता दिए आपको। दो पैरेलल मिरर के बीच का इमेज, कितने नंबर इमेज बनते हैं? तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? हाँ, तो यही देख के इसको टिक कर देना जो कि गलत होगा। हम दो प्लेन मिरर पैरेलल है ना, पिछला वाला से कंसेप्ट निकल के आया था कि पैरेलल मिरर के बीच कितने इमेज बनते हैं? इन्फिनाइट। तो पैरेलल मिरर तो है, क्या इन्फिनाइट इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। कारण ये है कि सिचुएशन रहता है अलग अलग, उसे समझना है। जैसे देखो होगा क्या कि एक इमेज तो चुपचाप ये बनाएगा, ये मिरर यहां पे एक इमेज बनाएगा, बोलो, ये ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहां बनेगा और इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज तो यहां पे बना ही बना। अब तुम बोलोगे सर ये वाला जो इमेज है इस मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, हाँ या ना? बोलो जरा, तुम ध्यान से देखो कि ये इमेज बना कैसे है, ये इमेज कैसे बना होगा। सामने सामने ड्राइंग करोगे ना इसका, तो होगा क्या कि यहां से लाइट ये आएगी, सॉरी नहीं हुआ, एक ये हो गया ड्राइंग। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आई इस मिरर पे और ये रिफ्लेक्ट कर गई, तभी ना यहाँ पे इमेज बना होगा। और एक मान लो कहीं और से भी गई होगी, यहाँ से गई इधर। इसी तरह से अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ पे गई होगी तो इधर से कहीं से रिफ्लेक्ट करी होगी। इस तरह से यहाँ पे दो इमेज आपका बना। अब क्या होगा कि ये वाला इमेज को अगर ये मिरर देखेगा, ठीक है, तो लाइट जो इससे इंसिडेंट होने वाली है ये इस तरह से, क्योंकि ये सेटअप जो है ना वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं है, एकदम बिल्कुल जहां से ये खत्म होता है वहीं से नीचे ये है। अगर थोड़ा सा भी होता तो फिर कहानी बदल जाती। तो ये लाइट रे यहां से जो लाइट रे आ पाएगी वो इंसिडेंट मिरर पे हो ही नहीं पाएगी, मिरर पे इंसिडेंट हो ही नहीं पाई। तो भाई मिरर पे इंसिडेंट हुई नहीं तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी? रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो इमेज कहां से बनेगा? इस केस में इसका आंसर कितना हो गया? 2। समझ पाए? एक सवाल और करते हैं फिर आगे बात करेंगे हम लोग इसके कंसेप्ट पे। अब ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, बेसिक ही चल रहा है, प्लेन मिरर ही चल रहा है, ठीक है, ऑप्टिक्स ही स्टार्ट हुआ है, इसीलिए आपका कुछ छोटा ही नहीं है। हम लोग सोच रखे थे कि पहले ना हम लोग जो ज्यादा मार्क्स वाले टॉपिक है उसे कवर कर ले, ठीक है। और इसी तरह से क्योंकि अब लास्ट टाइम है ना, कोशिश तो करेंगे, कोशिश क्या करेंगे 100% एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन हम लोग अब उसी रेशियो में सिलेबस को पकड़ेंगे, जितने मार्क्स वाले, ज़्यादा मार्क्स वाले पहले करेंगे, कम मार्क्स वाले बाद में, ठीक है।
तो आराम से ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है और आसान भी रहता है, तो स्टेट क्वेश्चन आता है। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और इसका कोऑर्डिनेट पूछा गया आपसे कि इमेज का कोऑर्डिनेट बताइए। जैसे ये दो मिरर है और इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट ए और ए है, वैल्यू मतलब यहां से ये ए पे और यहां से ये ए पे, मतलब ये हुआ ना। हमसे पूछा गया कि 4 3 इसमें इमेज कितने बनेंगे। इसी तरह से जब आप ड्राइंग बनाओगे इसके 3 इमेज बनते हैं, एक ओवरलैपिंग इमेज बनता है इसमें, हाँ 3 इमेज बनता है। कैसे? जैसे मान लो आपने क्या किया, इससे लाइट इंसिडेंट करवाई, इस मिरर पे इंसिडेंट करवाओगे तो आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट भी करेगी, रिफ्लेक्ट कर गई और रिफ्लेक्ट करके मान लीजिए ये कहीं चली गई। एक और लाइट रे आपने मान लो इंसिडेंट करवाया, इंसिडेंट करी, ये रिफ्लेक्ट हुई होगी और रिफ्लेक्ट होके फिर से ये रिफ्लेक्ट हुई और ये कहीं चली गई, 2 इंसिडेंट रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे हुआ, ये एक इसका इमेज बना। उसके बाद एक इमेज आपको पता है कि ये मिरर से इधर बनने वाला है, हाँ या ना, एक इमेज मिरर से इधर बनने वाला है, तीनों इमेज बने। हाँ ये सर्कुलर कंसेप्ट से हम लोग सीखेंगे, ये सर्कल के क्वाड्रिलेटरल जो बनेंगे उसके वर्टेक्स हो जाएगा, ये चारों पॉइंट को मिला के सर्कल ड्रॉ हो जाता है। अब यहाँ पे तुमसे इसका कोऑर्डिनेट पूछा गया, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट पूछा गया। भाई इसका कोऑर्डिनेट तो तुम्हें पता है कि ये ए है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। क्लियर? तो ये ए है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव में ए होगा। और ये क्या है, y में a है तो y में ही a रहेगा ना, y एक्सिस में ये वैल्यू क्या है, y एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। कभी कभी कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट x में तो पॉजिटिव ही है ये, लेकिन y में ये नेगेटिव हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, z एक्सिस प्लेन है तो z एक्सिस में कहां से आएगा, इसका दोनों नेगेटिव, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये पॉइंट है, ये ना है भाई, तुम्हें ये पोजीशन चाहिए ना, इस पोजीशन का फोटोकॉपी नहीं हुआ है नेगेटिव में, इतना क्या सोच रहा। बहुत सारा बच्चा ये सोच रहा होगा ये डिस्टेंस निकाल देंगे, ये डिस्टेंस निकाल देंगे, हाँ तब भी होगा, लेकिन इसका ये कंपोनेंट वाला हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए ना। आप तो डिस्प्लेसमेंट ऑरिजिन से बता रहे हैं, समझ पाए। लेकिन क्या बार बार हम लोग ऐसे ही करेंगे, ड्राइंग करेंगे तब नंबर ऑफ इमेज फाइंड करेंगे? नहीं, इसका भी तरीका है, वो तरीका सीखना हमें पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या है इसे समझते हैं फटाफट। मान लेते हैं 2 प्लेन मिरर किसी एंगल पे हैं, ठीक है। हमने माना कि ये मान लो कोई 2 प्लेन मिरर है, वो किसी एंगल पे है और इसके बीच का एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वैल्यू फाइंड कर लेना है। मान लेते हैं लेट ये आपको एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देना है, मान लेते हैं m, जो कि होगा 360 बाय थीटा के, x मान लो, कुछ भी मान लो। आप क्या करोगे भाई, थीटा तो आपको गिवन होगा ना, तो 360 बाय थीटा आप कर लो, तो ये एक वैल्यू आएगा। अब ये वैल्यू के 2 चांसेस हो सकते हैं, ये वैल्यू ओड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, या नन इंटीजर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे 90 रखा तो 9 4 जा 4 आया, इवन आया। आपने यहां पे मान लो 40 रखा 40 डिग्री तो 49 जा ओड आया। और या मान लो आपने रखा यहाँ पे 50 डिग्री 100 डिग्री 3.6 आया, कुछ भी आ सकता है। तो देखो इवन ओड, जब इवन आएगा नो टेंशन, जब इवन आएगा तो ये जो n है, n मतलब नंबर ऑफ इमेज,
वो होगा आपका m-1। जो भी m का वैल्यू आएगा उसे क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि एक ओवरलैपिंग बन जाता है। इसका टेक्निक हम तुम्हें दिखाएंगे ड्राइंग से, आगे कर लेंगे वो हम लोग, क्यों ये माइनस होता है उसका भी कंसेप्ट है। फिलहाल आपको ये समझना है कि ये m-1 होगा। और अगर ओड आए, ओड में दो सिचुएशन होता है, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है अनसिमेट्रिक, जो भी कहें, या असिमेट्रिक। अब देखो इसमें क्या है कि अगर सिमेट्रिक मतलब ये हो गया कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट सिमेट्री बना रही हो। सिमेट्री का मतलब होता है जैसे मान लो ये दोनों मिरर के बीच का एंगल 40 डिग्री है, ठीक, तो आएगा रोड, और ऑब्जेक्ट को कहा गया कि ये बीच में रखना है, एकदम 20 डिग्री पे रखा है। आई बात समझ में, एकदम 20 डिग्री पे रखा है, तो सिचुएशन बदलेगी। और अगर आपको बोलेगा कि असिमेट्रिक है, कहीं नहीं रखा गया है, तो फिर नॉर्मल चलता है। एंगल बाइसेक्टर इसे कहा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका एंगल बाइसेक्टर पे हो, यानी कि सिमेट्रिक का मतलब होता है एट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आपका ओड के केस में समझो, पहले लिखना नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो लिखने वाला काम भी कम ही होगा। तो उसका ऑप्शन क्या है, आप ऑप्शन आपको नोट्स मिल जाएगा, इसी चीज का लिखा होगा, ठीक है। हाँ, नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा और उसे आपको घर में जाके लिख लेना है, ठीक। अगर मान लो ऑब्जेक्ट एट एंगल बाइसेक्टर पे हो, समझो ऑब्जेक्ट हमारा ये भी हो सकता है एट, ऐसा कर दे एट θ/2, चलेगा, सिमेट्री हो गया। और ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जब θ/2 पे ना हो, नहीं, ऑब्जेक्ट एट जब θ/2 पे ना हो, जिसको अनसिमेट्रिक कह दें, ठीक। हाँ जी, ए सिमेट्रिक होता है, अनसिमेट्रिक ए सिमेट्री होता है। तो और भी अच्छी बात है। ठीक, तो जब θ/2 पे होगा तो ये ऐसा ही चलता है नॉर्मल, मतलब नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो आपका m-1 होगा। जब θ/2 पे नहीं होगा तो नंबर ऑफ इमेज आपका m के बराबर ही होगा। उसके बाद इंटीजर के केस में क्या होगा कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज बराबर इंटीग्रल पार्ट ले लेना है, इंटीग्रल पार्ट ले लीजिएगा, काम खत्म। इंटीग्रल पार्ट का मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लो ये आया 3.6, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज 3 के बराबर होगा। अगर मान लो 4.9 आएगा तो नंबर ऑफ इमेज 4 के बराबर होगा। इमेज कंप्लीट इमेज होता है, जैसे पूरा इमेज बना और मुड़ी है ये नहीं। 4.9 का क्या मतलब हुआ, कपार कट गया, कंप्लीट इमेज बना, तो नंबर ऑफ कंप्लीट इमेज ना, 0.1 का भी फर्क होगा तो नहीं इंक्लूड करेंगे। क्लियर, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में आपको, ठीक। साफ करें, समझ पाए, क्वेश्चन करें। अगर आपको बस स्पेशल में क्या याद रखना है, ओड वाला सिमेट्रिक ना हो, अदर तो n-1 भी चलता है। ध्यान में रखना है कि ओड आया है तो अगर ये कहा जाए, देखो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि ये इंक्लूड नहीं होता है। आपको 80 से 85% में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको नॉर्मल यही फॉर्मूला n-1 चलता है, ठीक है, मैक्सिमम केस में। तो आपको यही अप्लाई करना है, जब आपको कहेगा एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं है, तो आपको थोड़ा स्पेशली देख लेना है, ठीक। सवाल करते हैं। क्वेश्चन करें। जैसे सवाल है, नंबर ऑफ इमेज
number of image formed between two plane mirror is 5 if angle between them is reduced by 30 degree, then the number of image is equals to, ऑप्शन है आपके पास 10, 11, 12, 14। एक मिनट, 10, 11, 12 और सॉल्व करो तब तक तुम लोग, ऑप्शन देते हैं हम। ठीक, 10, 11, 9, 10, 11, 12। ठीक, कौन सा आंसर आया? मतलब डायरेक्ट सवाल दे दिए इसलिए क्या? जो लोग ये बना रहे हो वो बनाइए, जो नहीं बना रहे से पहले वो दूसरा सवाल बनाइए, इसे छोड़िए। हम 2-3 स्टेप आगे एक साथ ही दे दिए हम। आप हमें थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री, जो ये नहीं बना रहे इसे बनाइए 60 डिग्री। आपको नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है, ठीक है, इसे बनाइए पहले। उसके बाद आपको थीटा दे रखा है 30 डिग्री, नंबर ऑफ इमेज बताना है, ठीक। तीसरा थीटा दे रखा है 72 डिग्री, नंबर ऑफ इमेज बताना है। इसे सॉल्व करिए पहले। ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें 1-2 मार्क्स का, और क्या। है इसका गलत जवाब। ये बनाओ पहले, इसका आंसर बताओ, बताइए। नहीं, थीटा है, m करोगे सीधा -1 करोगे, और क्या। देखो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, m निकालने होंगे। m क्या होगा 360 बाय थीटा, नहीं 360 बाय 60, थीटा के प्लेस पे 60 कटाओगे कितना आएगा 6। क्या ये 6 इवन है? अगर हाँ तो -1 करना है, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू कितना होगा 6 - 1 = 5। समझ पा रहे? अब बताओ इसका और इसका। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन जब ना हो सीधा -1 कर देना है। इसका आंसर इसका 11, ठीक, करेक्ट 11।
देखो m इक्वल टू होगा 360/30, कितना होगा? ये हो गया आपका कितना, 12 इवन है, अगर हाँ तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। इसका बताइए। कितना? 10। 10 नहीं होगा, 5 हो रखा, आया 360/72। नहीं, इसको लिख सकते हैं 3/72, 2 जा कितना आया? n इक्वल टू कितना आया ना? रुको, किसका आंसर 3 है? कहाँ से 3 ऑप्शन में कहीं? क्या देखो 72 आपने किया, जब 72 करिएगा तो m का वैल्यू तो क्या आएगा? ये तो m का वैल्यू हुआ ना। अब m का वैल्यू तो 5 आ गया। अब 5 ओड है कि इवन है? ओड है, लेकिन आपको कहा गया कि ऑब्जेक्ट सिमेट्री पे है, ऑब्जेक्ट सिमेट्री पे है कहा गया है। इसका मतलब हम लोग जनरल मानेंगे तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑब्जेक्ट सिमेट्री पे है तब ना -1 करते हैं ओड में। जब ऑब्जेक्ट सिमेट्री पे होगी, बीच में होगा, तब ना -1 करना है। अगर रैंडम है तब तो ओड के केस में सीधा n बराबर m था। हम बता रखे थे ना आपको कि ऑब्जेक्ट में जब ओड आएगा तब कब -1 करना है? जब ऑब्जेक्ट हमारा θ/2 पे है। हमने यहाँ पे कहा कि θ/2 पे है, नहीं तो इसका मतलब आप -1 नहीं करेंगे। ओड वाले केस में -1 नहीं करेंगे, मतलब n का वैल्यू 5 ही होगा। ये समझ पाए? समझ पाए -1 क्यों नहीं किए? समझ पाए? अब इसका आंसर बताइए। आंसर तो हाँ 11 होगा। देखो इसे सॉल्व करें, टाइम बीत जाता है कभी कभी। कितना आया था? 11 है? नहीं आया 11, 10 आ रहा है 10 आ रहा है, कैसे 10 आएगा? देखो कह रहा है कि ये सवाल पूछा गया है, मेडिकल में ही कहीं था पूछा गया सवाल है कि कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट, अभी देखा ना आपने, नंबर ऑफ इमेज 5 बन रहा है ना, एंगल क्या होना चाहिए? 60 जब था तो 5 था, और 72 जब था तभी भी 5 था। इसका मतलब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। जानबूझ के ये सवाल दिए गए थे कि आप दोनों में से किसको चूज करते हैं। दोनों चूज करेंगे, अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, 10 कहाँ से आ गया फिर? अच्छा देखो बाबू, आपने अभी जब किया था कि अगर थीटा 60 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा? m का वैल्यू देखो 360/60 इक्वल टू 6, क्योंकि इवन है इसलिए n कितना आएगा? 6 - 1 इक्वल टू 5। और एक 72 वाला भी केस था, जब थीटा आपका 72 डिग्री है उस केस में m आपके पास कितना आएगा? 36/72 सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू 5 आएगा। तो इस केस में n बराबर भी 5 आएगा। अब बोलोगे सर हम किसे लें? दोनों को लीजिए, जिसे बनाने से आंसर आ जाए, ऑप्शन आ जाए वो होगा। अच्छा 72 वाला भी ऑप्शन है क्या? तो नहीं ना होगा। चलो, तो ये कह रहा है कि नहीं, ये वाला कैसे होगा? क्योंकि कह रहा है कि जब इमेज 5 बन रहा है, कोई बात नहीं, एंगल होगा थीटा हमें नहीं पता, इमेज जब एंगल को रिड्यूस किया गया 30 डिग्री, तो इसके रिड्यूस किया गया ना 30 को रिड्यूस करने से कितना हो जाएगा? ये 42 डिग्री। तो इसको काटना भी पड़ेगा।
सुन लेगा तो क्या सोचेगा। 72 माइनस 30, जब इतना बजट आप करवा लिए थोड़ा सा हम करिए देंगे। और ये बच्चा क्या बोलता है, गलती हो गई हमसे बायोलॉजी रख के, मैथ ही ले लेते तो अच्छा रहता, मेंस हो जाता मेरा। इसके मुंह से निकला है, इस वाले बच्चे का। बताओ, इसको नहीं काटेंगे हम। और इसी सब बच्चों की वजह से ना मेरा कैलकुलेशन और गड़बड़ा गया है। खुद पे भरोसा कभी कभी नहीं होता है, और कभी कभी सही भी आंसर बताती है तो भरोसा नहीं होता है, इसी सब कारणों से। कोई भी बच्चा 72 में से 30 को माइनस करेगा तो 42 आएगा, क्योंकि 42 प्लस 30 बराबर 72। वो भी 38 कैसे कर लो। हाँ चलो, तो अगर आप इसे सोच के चलें, इसे पहले सोच के चलते हैं। एंगल रिड्यूस हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो अगर ये थीटा ओरिजिनल होता तो नया वाला थीटा कितना होता, 30। तो नया वाला m निकलता 360 बाय 30, मतलब 12 क्योंकि इवन है तो n बराबर 12 माइनस 1 बराबर 11 आना चाहिए। चलो ठीक है, मान लो ऑप्शन में है। आइए 72 लेके चेक करें। जब आप इसे 72 करिएगा तो नया वाला थीटा रिड्यूस हुआ है, कितना होगा, 30 रिड्यूस हुआ है तो नया वाला थीटा कितना आएगा, 42। तो m निकालोगे ना, m कितना आएगा, 360 बाय 42। इसे सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 8 पॉइंट समथिंग। कहाँ है ऑप्शन में, 8 पॉइंट समथिंग आया। हो ये भी सकता था, ऑप्शन अगर होता ना तो हो ये भी सकता था, लेकिन जब 8 पॉइंट समथिंग किए तो हमने कहा था कि जब m नन इंटीजर आए तो सीधा नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, तो हो तो ये भी सकता है कि क्या, लेकिन या ये ऑप्शन में था इसीलिए ये नहीं हुआ। अगर ऑप्शन में 8 होता तो क्या होता है, इसका आंसर पता है, तब इसका आंसर 10 होता। अगर ऑप्शन में 8 भी डाल रखा होता तो ये सवाल में ट्विस्ट करता और सवाल में कहता कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर पे है, तब 72 वाला मामला होता। वो कुछ हिंट कर देता, कुछ कर देता, जैसे यही में हम कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, तब क्या होता, तब भी 11 होता। हाँ, तब m वगैरह ये अरेंज रहता। तो जानबूझ के ये ऑप्शन नहीं दे रखा है। ये एक सवाल था जो इस टेक्निक पे बेस्ड था कि सेम दो ऐसे थीटा के वैल्यू आ रहे थे जिसपे नंबर ऑफ इमेज सेम आ रहा था, तो किसे चूज करिए, दोनों को चूज कर लीजिए आप। ऑप्शन जिससे आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इमेज आपको ऐसे बनाने हैं, सीधा 1-2 मार्क्स का सवाल पूछता है। हम लोग अगले क्लास में ओवरलैपिंग इमेज करेंगे, ठीक है, कितने ओवरलैपिंग इमेज होंगे वो करेंगे। उसके बाद स्पीड से रिलेटेड बातें होंगी, तो प्लेन मिरर फिर खत्म होगा, ठीक है। और प्लेन मिरर खत्म होगा तो समझिए रे ऑप्टिक्स आपका मैक्सिमम खत्म होगा। उसके बाद 1, 2, 3 क्लास में हम रे ऑप्टिक्स को टाल देंगे जो बेसिक है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी मुश्किल से 3 क्लास लगेगा, जो बोर्ड के लिए है या सिलेबस जो भी कंपटीशन के लिए है वो करने के लिए 3 क्लास मुश्किल से 3 क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म करेंगे। हमारा टारगेट है कि इस मंथ में ऑप्टिक्स खत्म करना, कुल मिला के पूरा कंप्लीट ऑप्टिक्स खत्म करना इस मंथ में। उम्मीद है हो जाएगा। तो आपने कहा कि 72 आया है, तो मैंने सिमेट्रिकल फाइंड करेंगे नहीं।